अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान में कई मसाइल बड़े अहम होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुल्क में जारी बारिशें हैं और मुल्क के बेशतर हिस्सों में जो सैलाब इस वक्त आया हुआ है, वो बलूचिस्तान है, वो अंदरून सिंध है, वो साउथ पंजाब है, जिसमें अब तक एक जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं, गो ये हम इसको तस्दीक नहीं कर सकते क्योंकि नंबर इससे कंफर्म है, बात है कि ज़्यादा होंगे। सोच ये बताते हैं कि ये नंबर इससे ज़्यादा है, लेकिन जो नंबर हुकूमत कैलकुलेट कर रही है उस हिसाब से पाकिस्तान में तकरीबन 250 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं सैलाब की वजह से। दुनिया भर में सैलाब आते हैं, अमवात भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये नंबर हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि हर साल सैलाब आता है और हर साल जो है वो पाकिस्तान को इस तरह के मसाइल से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान के पास कंट्रोल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान के पास डैम्स नहीं हैं, वाटर कोर्स और कैचमेंट एरिया की जो प्रॉपर मैनेजमेंट होती है वो भी पाकिस्तान के पास नहीं है। यही वजह है कि दुनिया का तीसरा पानी से मुतासर मुल्क, जहाँ पानी की शदीद कमी है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान दुनिया में तस्वुर किया जाता है, या दुनिया में तीसरे मुतासर तरीन मुल्क में आता है जहाँ पानी की शदीद कमी है, और वहीं लोग जो हैं वो पानी की वजह से मर जाते हैं, ज़्यादा पानी की वजह से मर जाते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है। हो सकता है हुकूमतों को अगर अपने मसाइल से वक्त मिले तो वो पानी और वाटर मैनेजमेंट पर भी सोच सकें और सैलाबों से होने वाली तबाहकारियों पर भी मुस्तकिल बुनियादों पर इंतज़ाम हो सके। अब ज़रा बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की जानिब से। अगर हम नज़र डालते हैं पंजाब में वज़ीर आला और स्पीकर के इंतखाब के बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये सियासी इस्तेहकाम जो पंजाब के अंदर है वो कब तक रहेगा, और दूसरी जानिब पंजाब का सियासी वफाक को जो चैलेंज कर रहा है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है वफाक के लिए। कबल अज़ वक्त इलेक्शन की बात है किस हद तक दुरुस्त है, और इस सब पर बात करने के लिए साथ ही साथ हम महंगाई के बात पे भी बात करेंगे। 38% पे पहुंच चुकी है, 37.67, 37.67% जो महंगाई हुई है, इसका इम्पैक्ट गरीब आवाम पे ज़रूर पड़ा, लेकिन ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ मौजूदा हुकूमत ज़िम्मेदार है या इमरान खान साहब का जो साहब का पौने 4 साल 3.5 साल का दौर था उसके भी कोई इम्पैक्ट जो हैं वो इस महंगाई के फिगर पर नज़र आते हैं? इस पर बात करने के लिए हम ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। चीमा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब नसीम सदीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सदीकी साहब बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब होंगे, JUIFA से कुछ देर के लिए हमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन करेंगे। मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या हम समझें कि अब पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है वो पंजाब के बाद तकरीबन शुरू हो चुका है, वफाक में भी और पूरे पंजाब पाकिस्तान में एक इस्तेहकाम आएगा, क्योंकि अब सियासी इस्तेहकाम आएगा तभी बाकी मसलों पर फोकस हो सकेगा, जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है हमारी इकोनॉमी की वो भी बेहतर होगी? सर देखिए, आप तो कोई गलत कर रहे हैं। जो कुछ यहाँ हो रहा है और जो कुछ आपकी तवक्कुआत हैं ये दोनों अपोजिट हैं। देखें, यहाँ पे यू कैन से कि ये जो इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, जिसमें हम इलेक्शन जीते हैं और PDM या उनके हमायती जो भी हैं, जो इनविजिबल हैं, वो हारे हैं, तो इसने फर्दर आप कह लें कि यू कैन से इंस्टेबिलिटी में कुछ ऐड किया है। ये यू कैन से उसमें कोई माइनस नहीं किया है। इंस्टेबिलिटी इम्प्रूव नहीं हुई, इंस्टेबिलिटी कम हुई है और फर्दर ये कम होगी। इसका एक ही हल है, अल्टीमेट सोल्यूशन जो है कि ये इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पूरे मुल्क के इलेक्शन हो, जिसको मैंडेट मिले 5 साल का मिले, और जो आप कह लें कि मैंडेट में मुदाखलत करते हैं वो तौबा कर लें कि हमने 5 साल से पहले किसी को छेड़ना नहीं है। अब इस मुल्क में भी वज़ीर आज़म भी एक पहला कोई आ जाएगा जो अपना टेन्योर पूरा करे 5 साल का, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक भी वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है कि जिसने टेन्योर पूरा किया हो। लिहाजा ये रवाज मैं समझता हूँ उन्हें अपने घर बैठ के तय करना चाहिए कि हम ये रवाज डालेंगे कि अपना मैंडेट पूरा करे 5 साल, और उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको बाकी लोग सपोर्ट करें, वो अदारे भी सपोर्ट करें, अपोजिशन भी सपोर्ट करे, बाकी भी जितने लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। 22.5 करोड़ लोगों का मुल्क इंस्टेबिलिटी से नहीं बच सकता, अंडर परफॉर्म करने से नहीं बच सकता, नालायक लोग लीड करें फिर नहीं बच सकता, इसमें करप्शन होती रहे नहीं बच सकता, इसमें छेड़छाड़ होती रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रहे आगे पीछे, मतलब आप कह लें कि आप मैंडेट लोगों का चोरी करते रहें, मैंडेट बांटते रहें, पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ते रहें, फिर नहीं बनाएं, बार बार नहीं बनाएं, फिर उनको आप कह लें कि जो बड़ा मुनक़सिम किस्म का मैंडेट दें, मुनक़सिम किस्म का मैंडेट कभी किसी से तरफ छेड़छाड़ कर दें, कभी किसी तरफ से, तो इस तरह नहीं चलता ये। और फिर देखें, इसमें एक हमारे पास एक और चीज़ है कि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में पता है हुकूमत किसकी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, अब जो बलूचिस्तान में हुकूमत है, अब सबसे बुरी गवर्नेंस बलूचिस्तान में है, तो जिन लोगों की गवर्नेंस बलूचिस्तान में सबसे बुरी है वो लोग कैसे कह सकते हैं कि वो बाकी मुल्क की
आप कह लें कि वो कस्टोडियन है बाकी मुल्क की इकानमी ठीक करने के, बाकी मुल्क की इकानमी वो ठीक कर देंगे, या वो ज़्यादा लोगों से ज़हीन है, वो ज़्यादा उनकी विजडम है। कलेक्टिव विजडम को हम इनकार कर रहे हैं, इज्तिमाई दानिश को हम इनकार कर रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने इज्तिमाई दानिश को इनकार किया है, रिफ्यूज़ किया है, और उसका नतीजा ये है कि हम हित्ते में सबसे पीछे रह गए, दुनिया में सबसे पीछे रह गए। अब डिफ़ाल्ट हो रहे हैं, ब्लूमबर्ग जो है वो कह रहे चौथा नंबर है हमारा डिफ़ाल्ट करने में। और दूसरा, ब्लूमबर्ग को पूछने की ज़रूरत नहीं है, 2.3 अरब डॉलर, 2.3 अरब डॉलर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है मंथली। तो आपको सारे लोग जितने लोगों से आप पैसे मांग रहे हैं तो चीमा साहब फ्रीज हो गए शायद, चीमा साहब का कोई कनेक्शन प्रॉब्लम, इसको ठीक करो हसन साहब। मैं ज़रा हसन मुर्तज़ा साहब आपकी जानिब जाऊंगा। हसन साहब ये बताइएगा, जो सियासी अदम इस्तेहकाम की बात हो रही है, नसीम सदीकी साहब, सर ये जो सारी सूरत हाल है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की, कि जब स्टेबिलिटी मुल्क में आने नहीं दी जाएगी तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका जिम्मेदार कौन है। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का बार बार आता है कि हुकूमत लाने में, हुकूमत बिगाड़ने में उन्हीं का हाथ है। तो लाजमी बात है जो करता सकता है वो सारी चीजों को समझते हैं। आप देखें कि ये जो तजुर्बा किया गया है पिछले दिनों, इसके पाकिस्तान के ऊपर बड़े मनफी असरात आए हैं। कहाँ पे डॉलर था, कहाँ पे। हेलो जी 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 जी, आवाज आ रही है सदीकी साहब, बोलिए। जी जी। तो आप देखें कि जो जिस तरह डॉलर किस रेट पे था, स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन थी, उसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं उसका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक डाउन हुआ है। तो इस वजह से अब बहुत ज्यादा मामला खराब है। फिर देखें पंजाब में पहले गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद दोबारा पीटीआई और इत्तेहादियों की गवर्नमेंट आ गई। तो ये तजुर्बे मेरे ख्याल से खत्म होने चाहिए। जो लैंडर्स होते हैं वो भी इस चीज को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो अगर मुल्क भर में इंतखाबात हो जाए तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चॉइस होगी और उससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। देखिए जब आपका इन्वेस्टर, आपका लैंडर, जब उसको कॉन्फिडेंस होगा कि एक नई जो है वो हुकूमत जिम्मेदार किस्म की। मेरी आवाज आ रही है आपको सर? ये आपकी आवाज आ रही है सर। मेरा सवाल ये है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल अबाउट ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, ऑल दीज सिचुएशन? क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर सामने रखते हैं तो पहले इमरान खान साहब और उनका इत्तेहाद था, अब नून लीग पीपल्स पार्टी और इनका इत्तेहाद है। तो क्या अपने आप को खुद पेश कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए? देखिए बात यह है कि सब लोग ही जिम्मेदार हैं। जो इस मुल्क में करता है, आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक अपना रोल होता है, फिर पॉलिटिशियंस का अपना रोल होता है। अगर पॉलिटिशियंस को कहा गया था कि आप लोग जो है वो अदम एतमाद ले आए, आपको हुकूमत दे देंगे, तो उनको चाहिए था कि वो उनका इनकार करते। वो कहते हैं कि भाई हमें अभी नहीं चाहिए, या तो फ्रेश इलेक्शंस करो या इमरान खान साहब की हुकूमत को चलने दें। क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर बहुत उसकी वजह से, अपना महंगाई की वजह से, गवर्नेंस की वजह से लोग खुद नाला थे। लेकिन जिस तरीके से उनकी गवर्नमेंट को खत्म किया गया, तो वहां पे ब्रेक ले रहा हूँ सदीकी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ओवरऑल चीमा साहब और आप जो कह रहे हैं कि अदम एतमाद एक बड़ी वजह बना इस मुल्क में, अनस्टेबिलिटी की भी और इस मुल्क में के जो माशी हालात बदतर हुए उसकी भी। ब्रेक के बाद से बात करते हैं। वेलकम बैक। हसन मुर्तज़ा साहब, जब से पंजाब में नाकामी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या सारी पीडीएम को, उस वक्त से एक डिबेट चली है कि इस मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है, सोशल अनस्टेबिलिटी, उसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान साहब को उनके वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाने की वजह से सब हुआ, और वो वजह बनी अदम एतमाद की, और अदम एतमाद का सारा क्रेडिट जरदारी साहब लेते हैं पीपल्स पार्टी। तो इस पर कॉमेंट कीजिएगा, इज इट ट्रू सर? देखिए जी, जो हालात थे उस वक्त मुल्क के अंदर, उस पे अदम एतमाद लाना तो मैं समझता हूँ कोई गैर आईनी काम नहीं था। एक अदम एतमाद हुआ, फिर उस पे जो रूलिंग्स आई, फिर जैसे कोर्ट्स में जाया गया, फिर उस पे जो कोर्ट के डिसीजंस आए, वो सारे आप अगर देखें तो उसमें कौन सा गैर आईनी इकदाम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या दीगर किसी सियासी जमात ने। खान साहब ने एक बयानिया बना लिया, उनकी अपनी मर्जी है और वो एक जमात को हेड कर रहे हैं, उनका हक है वो अपना एक बयानिया बनाए, नैरेटिव बनाए। और इलेक्शन का साल है, वैसे भी इलेक्शन में जाना है तो किसी बयानिए के साथ ही जाना पड़ेगा। उन्होंने जो बयानिया बनाया, क्या वो मुल्क के लिए, क्या वो खारजा पॉलिसी के हवाले से क्या वो ठीक था, या उसका डिजाइन ठीक था, या वो जो हुआ
सारी कौम जानती है जी, सारी दुनिया जानती है। वक्त के साथ साथ जिनको नहीं अंदाजा या पता उन्हें भी चल जाएगा। लेकिन मैं कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता या उस पर वो नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आज भी मुल्क के अंदर जो है वो एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा जी। जब तक हम किसी के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जी। वो चाहे सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, बर्दाश्त के साथ ही वो आएगा, जो कि हमारे मुआशरे में बिल्कुल खत्म हो गई है। छोटी छोटी चीजों पर। हसन साहब एक कमेंट अगर प्लीज आप कर दें तो बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए अगला सवाल फ्रेम करना। जो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद है, वो गैर आइनी नहीं था, बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक था, उसको कभी किसी ने गैर आइनी नहीं कहा। मतलब जो कानून को समझते हैं, सियासी अगर स्कोरिंग उस पर ना की जाए, वो आइनी इकदाम था। क्या आप समझते हैं कि उस इकदाम के बाद जो मुल्क में सियासत और हमारी जो इकोनॉमी का हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल हो गया सर, उसमें उस अदम एतमाद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है या नहीं है? और क्या आपके ख्याल में उस अदम एतमाद की बजाय इमरान खान साहब को टाइम पूरा करने दिया जाता या नए इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाता, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन था? तो होने जा रहा था जी, ये कुछ तो होने जा रहा था। ये नो कॉन्फिडेंस तो सिर्फ ये था कि शायद उसको हम बचा पाए। नहीं, क्या होने जा रहा था सर? क्या होने जा रहा था जी? क्या होने जा रहा था जिससे आपने बचाया? इकोनॉमी के साथ जो हुआ है, ये क्या आप समझते हैं कि ये उस नो कॉन्फिडेंस की वजह से है, या ये पीडीएम ने एक महीने के अंदर अंदर हर चीज जो है वो सारा पीछे से बड़ा ठीक चलता आ रहा था और एक महीने के अंदर अंदर ये सारी इकोनॉमी तबाह हो गई, ये सारा कुछ हो गया? मुल्क तो पहले ही डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। आपका 6 महीने पहले आपका वजीर खजाना कह रहा है कि हम पेट्रोल जो है वो 200 रुपए तक लेके जाएंगे। ये 6 महीने पहले की बात है। मैंने खुद अपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही थी कि आज भी आप रिकॉर्ड निकलवा लें। बिल्कुल ठीक यार, ये वजीर खजाना कह रहा है कि हमने जिन शराइत पर IMF के साथ हमने मुआहदा किया है, उस शराइत पे हमें 4-6 महीने के अंदर अंदर। सर बिल्कुल ठीक है, आप कमेंट ले लें सर, वेरी काइंड सर, बिल्कुल सही है। चीजें तो सारी तयशुदा थी। अब आप मेरी सुने ना, रियासत के जो मुआहदे हैं वो रियासत के साथ होते हैं IMF के, या वो हुकूमतों के साथ होते हैं। जो मुआहदा ये करके गए थे उस मुआहदे पे क्या किया जाता उस वक्त? बिल्कुल ठीक है। अच्छा चीमा साहब जरा इस पे कमेंट कर दें। मुझे याद है आप बड़े जोरों शोर से कहा करते थे कि हम पे 3 साल 3.5 साल सारा इकोनॉमी का जो बुरा हाल है वो हम पे मत डालो, पिछलों का भी एहतसाब करो। तो सर आप तो बड़ा इस टाइम स्लॉट का बड़ा ख्याल रख के बात किया करते थे। अब हम कैसे मान लें कि जो 3 महीने वाले हैं वही जिम्मेदार हैं, जो 3.5 साल हुकूमत करके गए वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर? अच्छा, इसमें ना अदनान आप देखें, 2 फिगरें सिर्फ देख रहे हैं, ज़्यादा ना देखें, 2 फिगरें देख रहे हैं। एक तो ये कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गई थी उस दिन उस दिन यहाँ पे आप पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने थे? वो तकरीबन $8 अरब के लगभग थे, 7 के लगभग थे मेरे लिए। ठीक है। दूसरी ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो था $19.6 बिलियन। ठीक है। और जब हम छोड़ के गए हैं तो उस वक्त आप कह लें, हम जब अप्रैल में छोड़ के गए हैं तो अप्रैल में करंट अकाउंट डेफिसिट था $600 मिलियन। $600 मिलियन का मतलब है कि आपका साल में बनेगा $7 अरब। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात कि हमारे पास जो रिजर्व थे वो ऑलमोस्ट $22 अरब के थे। सो यू कैन से कि फिर आगे जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम है तो जो जीडीपी ग्रोथ थी वो थी 6% से ज़्यादा। 6% ज़्यादा अगर जीडीपी ग्रोथ हो तो आपकी $385 बिलियन की इकानमी है। $385 बिलियन को 6% से आप करें तो बनता है वो तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि $22 अरब बनेगा, $23 अरब। $23 अरब सालाना आपकी इनकम बढ़ रही थी। जब $23 अरब आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसमें 7 करोड़ अरब आपका बढ़ भी जाए करंट यू कैन से दिस कर्जा, तो ये आप कह लें कि ये बनेगा ऑलमोस्ट यू कैन से 2% बढ़ेगा। अच्छा, और ना बल्कि कम होगा, बल्कि क्योंकि आपका वो $24 अरब बढ़ा है, ये 7 बढ़ा है तो कम होगा। अच्छा,
अब जब यू कैन से कि आपका लोन का डेट टू जीडीपी रेशो कम हो रहा है, तो हम क्यों इस वक्त आप कह लें कि इकोनॉमी जो हमारा डॉलर है ये डेप्रिशिएट होता, या क्यों हम इस वक्त रिजर्व कम होते, या क्यों इस वक्त हम डिफॉल्ट की पोजीशन में जा रहे होते। डिफॉल्ट की तरफ ये तो बेसिकली नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम होते तो फिर भी ऐसा होता। बिल्कुल नहीं ऐसा होता, बिल्कुल नहीं ऐसा होता कि हमने तो कर्ज आप कह लें कि बार बार हमने नीचे लेके गए हैं। 68 पे गया डॉलर, फिर 152 पे लेके गए। साहब आपने भी जून में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी थी, ये आपके ही मुआहदे हैं सर जो आप लोगों ने किए हुए थे। नहीं मैं कहता हूं कीमत बढ़नी थी, बट आपके वो बढ़ के तो होती क्या 200 रुपये हो जाती, 180 हो जाती, 190 हो जाती, वो 270 तो ना होती, 280 तो ना होती। वो हम 15 रुपए का यूनिट दे रहे थे, 15 रुपए का यूनिट उठ के तो 20 रुपए का हो जाता, वो 32 रुपए का तो ना होता। पिछले महीने इस महीने देखिए अदनान, इस महीने जो घरों का बिल आया है वो 32 रुपए यूनिट आया है, और जो कमर्शियल बिल आया है वो 62 रुपए 70 पैसे यूनिट आया है। 62 रुपए 70 पैसे यूनिट आए, और फिर आपके 6000 मेगावाट की शॉर्टेज भी हो, लोड शेडिंग भी आप भुगत रहे हो, फिर आप गैस दुगनी महंगी कर दें, तो फिर आप समझें कि आपकी टेक्सटाइल चल जाएगी, आपकी इंडस्ट्री चल जाएगी, फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपका जीडीपी, आपका यू कैन से करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। नहीं भाई, नॉट एट ऑल। इस वक्त हम सारे काम ही हमने वो किए जो डिफॉल्ट की तरफ लेके जाते हैं। और सिंपल सी बात थी कि गुलामी का शौक इतना ज्यादा है। फिर दूसरी बात है, देखें ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपका 30% या 35 या 40% तक हमें तेल सस्ता मिल रहा था, गंदम सस्ती मिल रही थी। आप इमेजिन करें अगर $100 की बजाय आप $60 का या $65 का तेल लेते हैं, तो क्यों आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो जाता। आपकी जो पूरी इकोनॉमी है इसमें से एनर्जी का पोर्शन निकाल दें तो आप हर महीने सरप्लस होते हैं। कैसे जब भी यहाँ पे तेल की कीमत कम होती है, आपका डेफिसिट कम हो जाता है। कोई मुआहदा नहीं हुआ था तेल लेने पे सर रशिया के साथ? नहीं, मुआहदा हुआ था। एक देखें, सुने एम्बेसडर ने ये कहा यहाँ पे कोई रिटर्न मुआहदा हम सब गए ना, हमारे पास उनके ऑयल को उनके फ्यूल पेट्रोल और डीजल के लिए रिफाइनरीज है पाकिस्तान में, तो ये तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ना। रशिया की बात हम करते हैं। मैं कह सुनने सही ना प्लीज, ये अहम बात है। देखें, पहली बात तो ये कि रिफाइनरी जो है, रिफाइनरीज हमारे पास मौजूद हैं। ये बिल्कुल गलत बात करते हैं। ये तो जैसे कहते हैं ना, एक हर वक्त बहाने बना रहे होते हैं, या एक मीडिया के लिए बयानियाँ बना रहे होते हैं कि वो अपने लोगों को लेटर लिख दिया कि बताएं हमारे पास रिफाइनरी है कि नहीं है। रिफाइनरी है डेफिनेटली। दूसरी बात कि वो डीजल भी बेचते हैं, वो पेट्रोल भी बेचते हैं, वो सिर्फ ये तो नहीं है कि वो क्रूड ऑयल बेचते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जब इमरान खान साहब गए हैं वहाँ पे, उस वक्त हमें ऑफर हुई $65 की। उस वक्त $100 का तेल था, $65 की हमें ऑफर हुई। उस वक्त $385 की गंदम थी, हमें $285 की ऑफर हुई। $385 पर टन की ऑफर। बिल्कुल ठीक है सर। हसन साहब ने ब्रेक के बाद फर्दर भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आके इस पे बाकायदा मीटिंग्स हुई, तय हुआ कि लेटर लिखना है, बिल्कुल ठीक है, गॉट द पॉइंट सर। हसन मुर्तजा साहब और हमाद ने। सदीकी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, हसन साहब ने चले जाना था, हसन साहब से कमेंट ले लूं। हसन मुर्तजा साहब सर कमेंट कीजिएगा। वो तो कह रहे हैं सारा मलबा जो है वो मौजूदा हुकूमत में आना चाहिए, क्योंकि इनकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से जो नंबर्स ये छोड़ के गए थे वो नंबर सर तकरीबन 70% हर तरफ बढ़ चुके हैं। वो रिजर्व में हो, वो जीडीपी में हो, वो दालों में हो, पेट्रोल में हो, बिजली के यूनिट्स में हो। सर आवाज कट रही थी, मैं तो सुन नहीं पाया। हम जितनी भी बहस करते रहे, हम सारा कुछ चीमा साहब ने मान लेना है, मैंने मान जाना है। मतलब एक चीज सारी कौम देख रही है कि जब इतना बता दें कि जब ये आए थे उस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की क्या कीमतें थी, जब गए उस वक्त कितनी थी, इतना बता दें उस वक्त कर्जा, जब गए उस वक्त कर्जा कितना था। सर यही कंपैरिजन तो चीमा साहब दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप 3 महीने पहले इमरान खान जब गए तब के फिगर्स निकालिए और अब के निकालिए, और आप बिलीव करें आपको भी पता है वो फिगर्स काफी ज्यादा है सर। वो 3.5 सालों से भी तकरीबन ऊपर चले जाते हैं। इस मुल्क को जो यही बचाने आए थे, और फिर 39% महंगाई है। 39% महंगाई को अगर मेरा भाई डिफेंड करे तो बनता नहीं है। अच्छा बिल्कुल हसन साहब, आप शायद आपकी आवाज़ स्टार्ट हो रही है, आपका पॉइंट में आ गया सर। आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। नसीम सदीकी साहब, सर ओवर टू यू। चीमा साहब की इस बात में बड़ा वजन है सर कि 38% महंगाई को डिफेंड करना, कैसे डिफेंड करेगी मौजूदा हुकूमत? और क्योंकि आप लंदन में हैं, नवाज शरीफ साहब के जरा बारे में बताइएगा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पे वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। यही वोट को इज्जत दो, और उनका यही मकसद था कि अगर आप इमरान खान की हुकूमत को गिरा देते हैं उसके बाद आप जो है वो फौरी तौर पे इलेक्शन में जाएं, कि उनको ये जोम, ताकि वो इलेक्शन के जरिए
पंजाब में और वफाक में हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही, और जब शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना लंदन आई थी तो उस वक्त भी उनका यही कहना था कि अवाम का गम और गुस्सा जो है वो हमारे खिलाफ आ रहा है, लिहाजा फौरी तौर पे इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन जरदारी साहब जो है और मौलाना साहब वो इलेक्शन में ही नहीं जाना चाहते हैं। एक तो अना का मसला है कि इमरान खान भी कह रहा है कि इलेक्शन में जाओ तो हम उसकी बात कैसे मान सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पीपल्स पार्टी टोटली विन विन पोजीशन में है, सिंध में उनकी हुकूमत मौजूद है, उसके अलावा जरदारी साहब के बेटे को नौकरी मिल गई है वजारत खारजा में, उसके अलावा उनका स्पीकर आ गया, उनके और भी मिनिस्टर्स हैं, तो उनको तो सूट नहीं करता, क्योंकि अगर कल को इलेक्शन में चले जाते हैं तो जरदारी साहब ज्यादा से ज्यादा जो है वो जीत जाएंगे सिंध में अपना, तो वफाक में अगर नून लीग जीत के आती है तो वो तो उनको फिर हिस्सा नहीं देगी। तो लिहाजा यहाँ पे बड़ी चमक हुई है, और अभी भी नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, इलेक्शन में मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि जमनी इंतखाबात में जो उनको डैमेज हुआ है वो समझते हैं कि अगर अभी भी हुकूमत छोड़ दी जाए तो शायद उस डैमेज को जो है वो किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर लिया जाए। और बेस्ट ऑप्शन यही है कि ताकि, और दूसरा उसका फायदा ये होगा कि अनसर्टेनिटी भी खत्म हो जाएगी। हसन मुर्तजा साहब चले गए हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता, या हमारे दोस्त सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब आ गए, इनके लिए मैं सवाल छोड़ जाता हूँ कि भाई पीटीआई की गवर्नमेंट बहुत बुरी थी, 3.5 साल उस बड़ी नाकामियां थी, उन्होंने बड़ी महंगाई कर दी थी, उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, पेट्रोल अभी 250 पे जाता, पीटीआई का दौर होता, इतने स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होता, तो पीटीआई के तो जो है वो किसी ने वोट ही नहीं देना था। तो आपने ये जो घंटी है ये अपने गले में क्यों बांध ली, जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि ये... जवाब ले लें सर। कामरान मुर्तजा साहब, वार्म वेलकम इन शो। सर सवाल पूछ लिया नसीम सदीकी साहब ने, तो मेरी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी सर। हेलो जी जी कामरान साहब, सवाल समझ आया? नसीम सदीकी साहब की आवाज आहिस्ता है सर। नसीम सदीकी साहब कह रहे हैं कि क्यों गिराई, अगर बहुत बुरी गवर्नमेंट थी तो अपने वजन से गिर जाती, टाइम पूरा करती तो ये सारा मलबा उनके ऊपर जाता, तो आपने तो रेस्क्यू कर लिया इमरान खान को। इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि इसको गिरने देते, अपने वक्त के साथ गिरने देते, और उसके बाद जो है शायद इनको कैंडिडेट भी ना मिलते। एक व्यू तो ये है। दूसरा व्यू जो है वो ये है कि रियासत को बचाने का मसला पेश आ गया था, तो उसमें जो है ना वो सियासत को जो है वो खराब किया गया हमारी, इसमें हमको नुकसान हुआ है सियासी तौर पे, हमने बहुत बड़ा जो है ना वो लॉस दिया है, खुद इनवाइट किया है। बहरहाल जो है ना अब राइटली या रॉन्गली ये काम हो गया है, अब इस वक्त मुल्क को संभालना है। और ये बात तो तय है कि इस 3 महीनों में कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसकी वजह से जो है ये खराबी पैदा हो गई। ठीक है, हालात नहीं संभल रहे हैं, ये ठीक है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, ये ठीक है कि मईशत जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, मगर कोई ऐसा फॉल्ट भी जो है अपरेंट नहीं है हमारे पार्ट में कि जिसकी वजह से कहेंगे यार ऐसा ना। कामरान साहब की आवाज़ ठीक। चीमा साहब, सर ओवर टू यू। पंजाब में आपने अपना वज़ीर आला बनवा लिया, तो क्या वज़ीर आला पंजाब अब कंटिन्यू करेंगे, या जो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा, ऐसा कुछ होने जा रहा है सर? इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन का फ़ायदा तब है, ये मुल्क तब बचता है इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों तो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो हटाना पड़ेगा। न्यूट्रल को आप कह लें कि अपनी नीयत साफ़ करनी पड़ेगी कि वो इस तरह की दोबारा हरकतें ना करें। फिर ये कि यू कैन से हम और PDM या सारे मिल के तय करें कि जनाब हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, तो ये चीज़ जिस दिन तय हो जाती है उस दिन अब हुकूमत तोड़ देंगे। और सोल्यूशन इसका इलेक्शन है। ये बात ये नहीं है कि ये आप कह लें कि कोई अगर बेहतरी की तवक्को, देखें हर रोज़ जब $3 बढ़ रहा है, हर रोज़ जब आप कह लें कि जो वीकली महंगाई है 39% आ गई, और आपका ब्लूमबर्ग कह रहा है कि 55% है, ये 39% नहीं है, ठीक है। और डिफॉल्ट की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपको सामने पता नज़र आ रहा है कि आपको 150 मील की रफ्तार से जा रहे हैं और दीवार की तरफ जा रहे हैं, या आगे खाई है उसमें जा रहे हैं, पहाड़ से नीचे छलांग लगा रहे हैं। तो किस बेस पे आप बैठे हुए हैं? आप फ़ौरन बाहर आएँ, इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवा के तो एक 5 साल का मैंडेट, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको मिल जाएगा, अगर हमने अच्छा काम किया तो हमें 5 साल का मैंडेट मिल जाएगा। दूसरों से हम मिन्नतें करेंगे कि आप सर आप पीछे रहें, अब आपको इकोनॉमी भी आती है, आपको ज़राअत भी आती है, आपको इंजीनियरिंग भी आती है, आपको सियासत भी आती है, तो ये सारे काम छोड़ दें आप। इतने नाला क्यों हैं इलेक्शन कमीशन से सर? इलेक्शन कमीशन ने तो मुझे लगता है आपको फ़ायदा ही पहुँचाया हमेशा।
देखें इलेक्शन कमीशन एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन किसी ने जिसने लगाया हुआ है उसने जो एजेंडा दिया वही कर रहा है। दूसरा इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह ये मैं तो हिने अदालत भुगत आया हूँ उनकी, दोबारा मुझे ना ही भेजें वहाँ पे, लेकिन कोई पूछना तो मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा अकेले आपको, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा मजबूरी है तो सामने बता दूंगा, बट आप कह लें कि जिस तरह के लोग हैं छोड़ दें यार, मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ज़ुबान खराब हो जाती है, छोड़ें इस बात, अच्छा, उनके बारे में बात ना करें। एक ब्रेक। अच्छा, दूसरी बात यह है सर, इलेक्शन कमीशन तो एक स्टूज के तौर पर रोल प्ले, इलेक्शन कमीशन एक पपट के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। मेरा मसला ये है कि मेरे मुल्क में कोई भी वज़ीर-ए-आज़म टाइम नहीं पूरा कर सका। मेरे मुल्क में कोई भी आप कह लें कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो टाइम से पहले गया नहीं है। मैं समझता हूँ ये सारे अपना टाइम पूरा किया करें, ये अपना टाइम पूरा करें और जाएँ, ठीक है। ये वज़ीर-ए-आज़म भी अपना टाइम पूरा करे, उसको मैंडेट अगर कौम ने दिया है, इस दफ़ा तो एक्सटेंशन आपने दे दी ना सर, इस दफ़ा एक्सटेंशन आपने दे दी तो फिर आप भी जिम्मेदार ठहरे इसके ना। जी, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं इस बात की, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं इस बात की, आपके सामने मांग लेते हैं, हाथ जोड़ता हूँ, हमें माफ़ कर दे कौम, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, हमें कौम माफ़ कर दे, हमने बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए। मतलब देखें 22.5 करोड़ का मुल्क है, 22.5 करोड़ का मुल्क लटक जाता है कि जनाब ये फलानी अपॉइंटमेंट आ रही है, यार कोई बात है, ये इंसानों का मुल्क है, यहाँ इंसान रहते हैं, मतलब उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी एक बंदे से या किसी एक पार्टी से या किसी एक 2-4 वज़ीरों से, एक वज़ीर-ए-आज़म से। 22.5 करोड़ ज़्यादा लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर अब सवाल मतलब किसी एक की 2 की 4 के ना के लिए ब्रेक, और ब्रेक के बाद फॉरेन फंडिंग केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कामरान मुर्जा साहब साथ हैं हमारे। अच्छा, जमशेद चीमा साहब, सर ओवर टू यू। सर ये बताइएगा, अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाए तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या खतरा हो सकता है? क्योंकि हम हमेशा देखा जाता है कि उसको डिले किया जाता है, आपकी हुकूमत भी रही, आपने भी उसको एक्सेलरेट नहीं कराया कि आप पर जो केस है फॉरेन फंडिंग का उसका फैसला हो जाए। सर आप थोड़ा सा जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी आप कह लें एपिसोड करप्शन के हवाले से हम पे इल्ज़ामात आए हैं, उन सारों को देखें तो कोई भी 2 दिन से ज़्यादा नहीं चला, कोई भी 2 दिन से, और मीडिया ट्रायल के अलावा हुआ है कुछ नहीं। अच्छा, हम कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल जो कुछ भी है ये 3 पार्टियों का इकट्ठा हो जाए। ये बड़ा एक यू कैन से कि बड़ा सादा सा केस है कि फंड जो है, फंड्स पार्टियां लेती हैं, दुनिया पूरी में इकट्ठे करती हैं और इस पर प्राइड लेती हैं कि हमने इतना ज़्यादा इकट्ठा किया। अमेरिका में हमेशा वो सदर जीतता है जो ज़्यादा फंड इकट्ठा करता है। लिहाजा ये आप कह लें कि इसमें तो मुस्लिम लीग नून भी लेती है, पीपल्स पार्टी भी लेती है, बाकी भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, तो उसमें उसका ऑडिट हो जाए। हम फर्गूसन से ऑडिट करवा लेते हैं, किसी और से करवा लेते हैं। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन सारों का इकट्ठा अनाउंस कर दे, तो हमें ये एक जायज़ सा हक है, हम कहते हैं ये बयान कर दें। ये नहीं है कि आप हमारा बयान करके तो पीछे आप कह लें कि टीवी देखिए मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने किया क्या है। इन्होंने सिर्फ 3 चीज़ें सीखी हैं, मीडिया को मतलब मैनेज कर लो, एस्टेब्लिशमेंट को मैनेज कर लो और जुडिशरी को मैनेज कर लो। इन्होंने कभी आवाम को मैनेज ही नहीं किया, आवाम की कभी गवर्नेंस इन्होंने की नहीं है, लिहाजा फेल हो गए बुरी तरह। जब थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया 3 महीने फारिग हो गए। लिहाजा ये काम आज भी यही कर रहे हैं और ये इसी बेस पे जीतना चाहते हैं। भाई इस बेस पे आप नहीं जीत सकते। जब 39% महंगाई होगी, 250 रुपये का डॉलर होगा, जब मुल्क में आटा खाने को नहीं होगा, जब मुल्क में खाने का तेल 650 रुपये का होगा, तो फिर आप नहीं जीत सकते। ये बात भूल जाएं। आप कभी लोटों को इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी हमारे बयानियों को लगाते हैं, कभी किसी इलेक्शन कमीशन के क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ जाते हैं। सारा जोर इस बात पे है कि सुप्रीम कोर्ट हमें नाअहल कर दे, सुप्रीम कोर्ट हमें अंदर कर दे, सुप्रीम कोर्ट हमें यू कैन से के आर्टिकल 6 लगा दे, या राणा सनाउल्लाह हमें मार के भगा दे, हम डर जाएं। भाई हम कहते हैं कि हम मतलब आप कितने को बदमाश है कि आपसे डरें? भाई आप हैं क्या? बिल्कुल ठीक। आप दातरियां रंबे बनाने वाले लोग थे। अच्छा, बिल्कुल सही। आपकी औकात क्या है कि आपसे डरे? हम क्यों डरे भाई आपसे? मतलब आप इस मुल्क से जब भी मुश्किल टाइम आता है भाग जाते हैं, भगौड़े किस्म के लोग हैं आप हमें डराते हैं। आपकी औकात क्या है? आप बनाया करें, कहीं रंबे बनाया करें, ये आपकी औकात थी। 2-4 मतलब पैसे इकट्ठे कर लिए कि 2-4 जर्नलों के पाँव चाट के, तलवे चाट के, तो आप डराते हैं लोगों को कि आप 22 करोड़ लोगों को डंडे मार के भगा देंगे, आप पर्चे करा के भगा देंगे, आप दहशतगर्दी पर्चे कराएंगे, हम भाग जाएंगे। बिल्कुल सही। टाइम का है, बिल्कुल सही है। मैं कमेंट ले लूं। कामरान साहब,
कहाँ मैं उससे देख रहा हूँ आज मौलाना साहब ने जो खिताब किया उसमें बड़ा जोशीला खिताब था और लोगों को थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ है उस पर कि जब तक आप अपोजिशन में थे आपका खिताब ऐसा ही था, फिर आपने इमरान खान को हुकूमत से अलहदा किया, 3 महीने आप ज़रा कूल रहे और जब फिर नाकामी हुई, सियासत में गिरफ्त जो है कमज़ोर हुई, तो फिर मौलाना साहब अग्रेसिव हो गए। तो उस पर कॉमेंट कीजिएगा। दूसरा, चीमा साहब की बात में बड़ा वजन है कि अवाम को मैनेज करना है बजाय इसके कि इदारों को और अदालतों को मैनेज करने और डंडे मारने और आंसू गैस का इस्तेमाल करके लोगों की पावर को कम करने की बात की जाए। सर देखिए, हम तो गुज़श्ता कई सालों से जो ना इसी मामले में है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है कोई ऐसी बात नहीं कि जिसमें हमारा कोई मसला है कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अपना एलिगेशन जो ना हमारे हवाले से नहीं है कि हमारा कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो हम तो अवाम के साथ है। वो आप देख लीजिए, लोकल पार्टीज का 2 सूबों का रिजल्ट देख लीजिए, वैसे रिजल्ट देख लीजिए, या पहले नंबर पे आते हैं या दूसरे नंबर पे आते हैं। इमरान खान साहब ने पूरा जोर लगा दिया सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बावजूद पूरे फंड्स के बावजूद हुकूमत के बावजूद जो है पहले मरहले में जो हमारी सीटें ज्यादा, दूसरे मरहले में पॉलिटिकल कम हुई, बस इतना सा फर्क है जो हुआ। सर पंजाब में कहीं आप इत्तेहाद तो हैं ना, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा तो हैं, पंजाब के बड़े सूबे में क्लीन स्वीप ही किया एक तरह का पीटीआई ने। सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, का यकीनन हिस्सा है, मगर बहरहाल पंजाब में जो है ना वो मेजॉरिटी है या कोई पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। हम हमारे अंदर तो वो नून एग्जिस्ट करती है मेन चीज है, और इसमें जो तमाम पार्टी जीतते अगर वो इसका जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है इंसार है, तो उसमें तो ये सारे हल्के इनकी अपने थे, इनके लोग अपने सीट में, उसमें से भी 5 सीटें इनसे चली गई। तो ये फख्र किस बात से कर रहे हैं, अपने हल्के में इनके रिटेन नहीं कर पाए। नसीम सदीकी साहब, सर ओवर टू यू। क्या आपको लगता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से ग्रिप मजबूत हुई है, ये मजीद मजबूत होगी और मुश्किल पैदा कर सकती है हुकूमती इत्तेहाद के लिए? सर देखिए, अगर जो आपने सवाल किया, अगर आप आज की मौजूदा सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर पार्टी जो है वो इस वक्त पीटीआई नजर आ रही है। इमरान खान साहब को जिस तरह लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी पजीराई कर रहे हैं, यही तो मुश्किल बात है, यही तो परेशान कुन बात है कि 13 जमातें मिलके भी अवाम के मैंडेट में इमरान खान साहब को नहीं गिरा पा रही। इसी वजह से कोई फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी छपवा रहा है, आजकल अलीम खान साहब यहीं पे मौजूद है, उनकी भी काफी मुलाकातें चल रही हैं। तो बात यह है कि आपको कहते हैं, आप कह रहे हैं कि स्टोरी छपवाई गई है। देखिए, इस तरह की देखिए, जो आप भी सहाफत में काम करते हैं, हम भी करते हैं, बेसिकली तो ये स्टोरीज होती है ना, और एकदम से फाइनेंशियल टाइम्स को इतने अरसे बाद ये स्टोरी कहाँ से याद आ गई, किसने उनको प्रेस किया, कौन यहाँ पे पाकिस्तान से आके बैठा हुआ है, कौन ये सारी चीजों को चला रहा है। जिस तरह एक जमाने में कहा जाता था कि शहजाद अकबर साहब ने डेली मेल में जो है वो खबरें छपवाई, मतलब ये स्पेकुलेशन है, लेकिन होता तो इसी तरह है ना। इनको इंटरेस्ट एकदम से कैसे जाग जाता है कि पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग का मामला शुरू हुआ है तो फाइनेंशियल टाइम्स को भी होश आ गया है। इतना पुराना था। और भी उसके अलावा भी यहाँ पे चैरिटीज होती हैं, सारी पार्टीज की होती हैं, सारे वुजरा यहाँ पे पिछले दिनों से आए हुए, कौन किसको फंड कर रहा है, कौन अपने घर पे रख रहा है, कौन खाने खिला रहा है। अगर मैं ये बातें खोलना शुरू कर दूं तो फिर बात बहुत आगे तक चली जाएगी। बात ये कि साहब आपसे 30 सेकंड्स, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, इस पे आप क्या कहेंगे? अगर वाकई ये मैनेज हुई है, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा, नसीम सदीकी भी ये क्लेम कर रहे हैं, तो यू शुड गो टू द फोरम्स जहां पे इसको चैलेंज किया जा सके। देखें, जिन लोगों को हम तनख्वाह देते हैं, जिन्होंने हमारी नजरियाती सरहदों की हिफाजत करनी है और हमारी सरहदों की हिफाजत करनी है, अगर उनके वेबसाइट पर लगेगी तो बड़े अफसोस की बात है। वो मैनेज करना, मैं समझता हूँ हमें ना मैनेज करें, ये इस मुल्क के दिफा को मैनेज करें। ये जो है ना, आप कह लें क्रेडिबिलिटी का इशू है, सच्ची बात है, क्रेडिबिलिटी लोगों की ख़राब हो रही है। अदारों की क्रेडिबिलिटी ख़राब होने का हमें अफसोस होगा, नहीं होनी चाहिए। हम सारे अवाम प्यार करते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद का, और हसन साहब भी साथ, उनका भी शुक्रिया। नाज़रीन ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।